नमस्कार। स्वराज डिजिटल की 24 की चौसर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उन 6 सीटों का जहां पर कल मतदान होना है। देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। उनमें मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। इसमें से 2 विंध्य की सीटें हैं और 4 महाकौशल की हैं। हमारे साथ स्वराज एक्सप्रेस के स्टेट एडिटर अजय त्रिपाठी जी, हम उनसे चर्चा करेंगे और समझेंगे इन 6 सीटों पर किस तरीके का चुनावी गणित चल रहा है और क्या माहौल है। अजय जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर हम विंध्य में चलते हैं तो विंध्य में सीधी और शहडोल सीट पर चुनाव होने जा रहा है। अगर पिछले चुनाव का आकलन करें तो इनमें से सिर्फ एक ही सीट ऐसी थी, छिंदवाड़ा, जहां पर कांग्रेस को जीत मिली थी। बाकी सारी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। अब क्या लगता है, इस बार क्या माहौल है और किस तरीके के मुद्दों पर यह चुनाव होने जा रहा है? देखिए सुशील जी, चुनाव आप बिल्कुल सही है। धन्यवाद आपको, आपकी पूरी टीम को। एक बड़ा मुद्दा है कि मध्य प्रदेश की जो 29 सीटें हैं, आप बड़ा टारगेट लेके चलिएगा, थोड़ा सा एनालिसिस पूरी 29 सीटों को करें तो हर सीट का अपना कैरेक्टर है। आप बिंद की सारी सीटों का, बिंद में आप देखिए, बिंद में जाए आप 4 सीटें यहाँ पर, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, चारों का कैरेक्टर अलग अलग हो जाता है। और आज जब जो सीटों को चुनाव होने जा रहा है, ऐसे आप बाकी चीज़ों में चंबल में आ जाइए, चंबल में जो कैरेक्टर भिंड सीट का, मुरैना सीट का, वो कैरेक्टर आप देखिएगा कि ग्वालियर सीट का और शिवपुरी सीट का नहीं बचता। वो उस तरफ से आते आते अपने आप डायलूट हो जाती है, पूरा कैरेक्टर, पूरा स्टाइल ही बदल जाता है। ऐसे ही आप चलिए आप महाकौशल में बालाघाट और छिंदवाड़ा में जो कैरेक्टर आपको मिल जाएगा, अगर आप थोड़ा सा सिवनी की तरफ आ जाएंगे, जबलपुर की तरफ आ जाएंगे तो बुंदेलखंड का फुट मिल जाता है। तो वहाँ पूरा कैरेक्टर खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम जब बात करेंगे कि आप कैसे हमारी जो कल पहले फेज का चुनाव है 6 सीटों का, तो आप जो बात कर रहे थे कि शहडोल और ये आपका सीधी 2 सीटें। देखिए शहडोल टोटल ट्राइबल इलाका है। ट्राइबल इलाके में एक बड़ी भूमिका होती है कि हिमाद्री सिंह आपको अच्छे से पता होगा, हमारे दर्शकों को अच्छे से पता होगा कि हिमाद्री सिंह जिस परिवार के सदस्य हैं, उस परिवार का बड़ा रुतबा उस इलाके में होता था। आज बरसों बाद दलबीर सिंह साहब उस इलाके के बड़े नेता हुआ करते थे। राज परिवार है आदिवासियों। अच्छा, आप देखिए कि आदिवासियों में राज परिवार की कल्पना, राज परिवार का आदर सत्कार बहुत होता है। तो स्वाभाविक रूप से हिमाद्री जब बीजेपी में आ गई हैं, क्योंकि उनके पति जो बीजेपी में थे, उनकी शादी करने के बाद वो खुद बीजेपी में आ गई, तो हिमाद्री का अपना जो वोट बैंक है वो, और बीजेपी का अपना वोट बैंक। ट्राइबल एरिया में पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने बहुत काम किया है। तो स्वाभाविक रूप से आपको साफ दिखाई पड़ता है कि उस इलाके में साफ बीजेपी काफ़ी बढ़त की भूमिका हो जाती है। और हिमाद्री का अपना एक वजन वहाँ पर उस इलाके में परिवार की वजह से, पार्टी भी और परिवार पे। फिर मोदी लहर स्वाभाविक रूप से काम कर रही है। फिर अपन बात करें फुंदेलाल मार्को, चूँकि वहाँ पर पुष्पराजगढ़ से जो विधायक हैं, निश्चित रूप से पुष्पराजगढ़ के विधायक जो फुंदेलाल मार्को, जिनको कि कांग्रेस ने टिकट दिया, वो बड़े पावरफुल हैं, बड़े सामान्य नेता हैं, जनता से जुड़े हैं। लेकिन उनका अपना कैरेक्टर जो गुण जनजाति होती है उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और वो उनका कैरेक्टर पूरी की तरह केंद्रित है पुष्पराजगढ़ से। कभी कांग्रेस ने उनको पुष्पराजगढ़ से बाहर निकलने ही नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या मुकाबला होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। अब आप सीधी की बात करें, सीधी में ब्राह्मण वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है। रीति पाठक एक अनजान महिला बाहर आई, निकली, चुनाव जीती, लगातार 2-3 चुनाव जीत गई। इस बार भी राजेश मिश्रा को उतारा गया है। आपको अच्छे से पता है कि राजेश मिश्रा की बैकिंग पूरी तरह आरएसएस की है। अजय जी, लेकिन मैं इसमें आपको इंटरप्ट करूंगा। मेरा सीधा ये समझना चाह रहा था, जनता, हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे कि सीधी और शहडोल में, जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में सीधी में 2,86,000 वोटों से बीजेपी ने जीत हासिल की थी और शहडोल में 4,03,000 वोट से। 2023 का अगर विधानसभा चुनाव अगर आप देखें तो वो भी बीजेपी की लहर जैसी ही चली थी। लेकिन उस लहर के होने के बावजूद इन दोनों सीटों पर अगर विधानसभा की सीटों के हिसाब से आकलन किया जाए तो एक जगह लगभग वो मार्जिन 2,86,000 वाला मार्जिन 1,74,000 तक पहुंच गया था। और जो 4 लाख से जो सीट जीती थी शहडोल की, उसमें 2,08,000 का मार्जिन रह गया था। जबकि बीजेपी की लहर 2023 में भी थी, 2019 में भी थी। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान का फैक्टर तो नहीं होगा? नहीं, ये नुकसान का फैक्टर इसलिए नहीं होता है कि विधानसभा चुनाव, अब जब आप पंचायत चुनाव पे जाएं आपको अलग रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हर जी दोनों ही उसमें बीजेपी की लहर थी। नहीं, देखिए विधानसभा चुनाव लहर के बावजूद अलग एंगल पे होते हैं। आपको याद है कि दिग्विजय सिंह का जमाना, दिग्विजय सिंह के जमाने में कितनी लगातार दिग्विजय सिंह को बहुमत मिला, लेकिन जब लोकसभा चुनाव होते थे 3 महीने बाद तो बीजेपी आगे आती थी। 40 सीटें उस समय होती थी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ चूंकि बटा हुआ नहीं था। आपको याद है 40 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती, जो बीजेपी 3 महीने पहले विधानसभा के चुनाव में हार गई। तो कैरेक्टर अलग रहता है, और देशव्यापी मुद्दों पर, देश के तमाम कैरेक्टर्स पर मुद्दों पर चुनाव होता है। एजेंडा ऐसा रहता है। तो मोदी का एजेंडा, बीजेपी का एजेंडा, राष्ट्रवाद का एजेंडा, ये सब काम करता है। तो लोकसभा का रिजल्ट अपने आप में आता है। फिर थोड़े बहुत जो होते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि रीति पाठक की जगह इनको राजेश मिश्रा को टिकट दिया गया, कमलेश्वर पटेल का अपना वोट बैंक है, लेकिन वो सिमटा हुआ है। अब कांग्रेस में कितना लोग काम कर पाएंगे वो मुद्दा है। दूसरा,
ये तय मानिए कि बहुत कुछ राष्ट्रवाद जैसा मुद्दा या एक नेशनल एजेंडा उस पर वोटिंग होती है लोकसभा में, तो आपको फिर वो रिजल्ट इस बार तो बदला अजय हुआ जी, दिखाई। इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज के आधार पर वोट नहीं होगा, जो इसका वोट कोई होगा वो आकलन नहीं था। केंद्र सरकार के बिल्कुल, मेरा अपना कामकाज के पिछले आधार पे 30 होगा। साल 30 साल के चुनाव का अनुभव है कि विधानसभा के चुनावों में राज्य सरकार का कामकाज का होता है, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे करेक्ट बदल जाते हैं, सारी रणनीति बदल जाती है। आप पंचायत चुनाव में जाएंगे तो और रणनीति बदल जाती है। चलिए, आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें सीधी और शैडोल के लोकसभा समीकरण के बारे में। अब हम चलते हैं महाकौशल की उन 4 सीटों पर, जहां पर जिसमें से 2 तो बहुत वीआईपी सीट है, जबलपुर जो कि बहुत महत्वपूर्ण सीट है बीजेपी के लिए, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सीट है छिंदवाड़ा, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ मैदान में हैं, और इसके अलावा बालाघाट और मंडला आदिवासी सीटें। अब इन सीटों पर आपको क्या नजर आता है, किस तरीके का माहौल है और किस आधार पर वोट पड़ेगा इधर भी? एक मुद्दा है, देखिए कमलनाथ का जैसा मुद्दा, कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट निश्चित रूप से पूरे देश की हाई प्रोफाइल सीट में काउंट की जाती है, लेकिन बीजेपी लगातार एक रणनीति के तहत काम कर रही है, और बीजेपी ने जिस तरह छिंदवाड़ा जिले को बांटा, पांढुना जिले में कर दिया। आपको मैं क्या बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की 2 सीटें जो हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी जो है लोकसभा, एक सतना और एक छिंदवाड़ा, सिर्फ यहाँ पर 7-7 विधानसभा क्षेत्र है, बाकी हर विधानसभा जितनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 8-8 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। इसमें तो 7 में 7 कांग्रेस जीती थी। कमलनाथ का अपना लोगों से जुड़ाव है, कमलनाथ की लगातार उपलब्धता है, कमलनाथ की कनेक्टिविटी है, वो वहाँ बहुत असर डालती है। और देखिए वो वहाँ का जो इलाका है छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो जुन्ना, आप जाके जुन्ना का जाइए, पांढुना जाइए, आप कहीं भी जाइए, पलासिया से लेकर के आखिरी तक, पांढुना तक, आपको सब कुछ बदला हुआ मिलता है वहाँ पर। तो वहाँ जिस तरह के एक बाकी क्षेत्रों में जो होता है कि कमलनाथ वहाँ के प्रतिष्ठित नेता, बीजेपी ने पूरी कोशिश की वहाँ पर, और बीजेपी का टारगेट इस बार जो बार बार पिछली बार आपको लगा जो गुनाम हुआ था कि एक राजा और एक आम आदमी, इस बार कमलनाथ के सामने वही हो रहा है कि नकुलनाथ जो राज परिवार कहा जाए, कमलनाथ का परिवार कहा जाए, बड़ा प्रतिष्ठित परिवार, उसके सामने विवेक बंटू साहू जो बीजेपी का सामान्य कार्यकर्ता है वो खड़ा हुआ है, और बीजेपी पूरी ताकत इसी बात पे लोकल का मुद्दा उठा रही है बीजेपी। ये बीजेपी के लिए फायदा। लेकिन कमलनाथ निश्चित रूप से अजय योद्धा है, अपराजय योद्धा है, और अपने बेटे को जिताने के लिए उसकी सियासी जिंदगी, सियासी भविष्य और कमलनाथ की अपनी प्रतिष्ठा दोनों दांव पर लगी। उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक वो कुछ भी जनता के सामने जा सकते हैं। अजय जी, और दूसरा अपन बीजेपी ने जो नहीं, अजय इस पे छिंदवाड़ा पे, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है, पूरे देश की निगाह इस सीट पर लगी रहेंगी, जिस तरीके का बीजेपी ने रणनीति अपनाई, और बहुत सारे कांग्रेस के छिंदवाड़ा के नेता जो खासकर कमलनाथ के बहुत करीबी कहलाते थे, चाहे वहाँ पे छिंदवाड़ा के मेयर रहे हों, छिंदवाड़ा के पूर्व विधायक दीपक सक्सेना जो कि कभी कमलनाथ के लिए सीट छोड़े थे, विधायक की सीट छोड़ के वहाँ पे उपचुनाव कमलनाथ लड़े थे वो, इसके अलावा कमलेश शाह, बहुत सारे ऐसे लोगों को शामिल किया। क्या इसका फर्क भी छिंदवाड़ा में नहीं पड़ेगा? नहीं, पर आप देखिए पिछले 30 चुनावों की बात, 30 साल के चुनावों की बात करें तो जब भी हमने देखा है चुनावों को सुशील भाई, कि जब भी कोई भी बड़ा राजनेता इमोशनल अटैचमेंट के साथ बात करता है मतदाता, तो मतदाता सारी स्ट्रेटेजी भूल जाता है। आप देखिए कि चाहे राजमाता सिंधिया का चुनाव हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी का चुनाव हुआ हो, आप खुद अपने देखिए सुशील चंद्र वर्मा का चुनाव, क्या करते थे सुशील चंद्र वर्मा, लेकिन सुशील चंद्र वर्मा की अपनी रणनीति थी, मतदाता को मोहते थे। आप देखिए कि अर्जुन सिंह जैसे दिग्गज आदमी को सरताज सिंह ने हरा दिया। अब सतना वाला अलग मुद्दा था, सतना में जातिवाद के आधार पर हार जीत हुई थी, लेकिन होशंगाबाद में क्या हुआ था कि सिर्फ इमोशनल कार्ड खेला गया था। और आज छिंदवाड़ा में मुझे लग रहा है कि कमलनाथ आखिरी दांव वही खेलने की कोशिश करें कि इमोशनल दांव, मेरा ये आखिरी चुनाव, मेरे बेटे के लिए आप मदद करिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपके सामने वोट की भीख मांग रहा हूँ। और जो कमलनाथ की ये अपील जो धीरे धीरे वो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से उनको फायदा है। लेकिन बीजेपी की अपनी रणनीति है, बीजेपी ने रणनीति का खुलासा पूरी तरह नहीं किया, अभी बहुत सारे उसके तुरुप के पत्ते हैं, और आखिरी दांव में बीजेपी कौन सा तुरुप को पता चल जाए जो कमलनाथ पे भारी पड़ जाए, इसके बारे में फिलहाल हम जैसे लोग बिल्कुल ठीक है। अजय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने जो कहा, छिंदवाड़ा यदि इमोशनल कार्ड पे अगर ये चुनाव लड़ा जा रहा तो बड़ा दिलचस्प होगा कल किस तरीके का वोटिंग होता है। अब हम एक और महाकौशल की एक और महत्वपूर्ण सीट है जबलपुर, जो कि बीजेपी का गढ़ बन चुका है। वहां से जो सांसद थे राकेश सिंह, वो अब विधायक चुनने के बाद मध्य प्रदेश में मंत्री बन गए हैं। वहां पर 2 नए चेहरे आमने सामने हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में। कांग्रेस से दिनेश यादव है और बीजेपी से आशीष दुबे हैं। आपको क्या लगता है कि जबलपुर में किस तरीके की परिस्थितियां या किस तरीके के माहौल में चुनाव हो रहा है, और क्या राकेश सिंह के जाने के बाद वहां पर एक नए कैंडिडेट के उतरने का बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, जबलपुर का जैसे मैंने आपसे शुरू में अपने बात की थी, जबलपुर एकमात्र सीट है महाकौशल की जो कई बार थोड़ा महाकौशल का टच भी लिए हुए, थोड़ा बुंदेलखंड का टच भी लिए हुए, और कई बार वो बिंद का टच भी ले लेती है। तो वहाँ पर ये दावे के साथ हम नहीं कह सकते कि जो एक परंपरागत जो बात चली आ रही वो होगी।
आपको याद होगा कि बहुत पहले ये एक चुनाव हुआ करता इसमें कि जयश्री बनर्जी मेरे ख्याल से जो जेपी नड्डा की मदर इन लॉ भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जब सांसद हुआ करती थी तब से धीरे धीरे आरएसएस ने वहाँ जो काम किया, आरएसएस ने पूरी जो जमावट की है, उसका असर बीजेपी को, उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। चाहे वो राकेश सिंह जी खड़े हो जाएं, चाहे उसके कोई और खड़ा हो जाए, तो निश्चित रूप से पिछली बार देखिए विवेक तनखा जैसा दिग्गज आदमी हार गया। तो जबलपुर की वर्किंग अलग स्टाइल की है, दमोह से जुड़ा हुआ इलाका है पहले, और उस वजह से वहाँ का जो एक असर पड़ता है, थोड़ा बुंदेलखंड का टच हो जाता है, उसका असर पड़ता है। इधर महाकौशल का असर पड़ता है, इधर भिंद का असर पड़ता है, शहडोल की तरफ से आया तो भिंद का असर पड़ जाता है। तो वहाँ का जो सब कुछ एक थीम रहती है वो अलग ढंग की हो जाती है, और आरएसएस की बैकिंग वहाँ बहुत शानदार है, वही काम करती है। और बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि चाहे वो आप रोहानी फैमिली को ले लीजिए, चाहे बिश्नोई फैमिली को ले लीजिए, ये आपस में भले लड़ते रहते हो, आपस में राकेश सिंह जी को ले लीजिए, ये आपस में भले न बनती हो, लेकिन जब हाईकमान का निर्देश होता है, संघ का निर्देश होता है, इन सबको मजबूरी में या तो चुप बैठना पड़ता है और या तो फिर सक्रिय होना पड़ता है। दोनों स्थिति में बीजेपी को फायदा मिलता है, वही इस बार भी होगा। बिल्कुल ठीक है अजय जी, आपने बहुत अच्छा जबलपुर के बारे में बता दिया। अब दो और महत्वपूर्ण सीटें बची है। महत्वपूर्ण इस मायने में है कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक 2023 में चुने गए थे। जैसे मंडला में 8 सीटें हैं विधानसभा की, उस मंडला लोकसभा में, उसमें 5 पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी है। इसी तरीके से बालाघाट में 4 पर कांग्रेस, 4 पर बीजेपी है। तो ये अगर विधानसभा के नज़रिए से देखा जाए तो लगता है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छी फाइट दी थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, और कल वहाँ पर मतदान होता है। मतदान होता है, ये दोनों सीटों पर आपको क्या लगता है, ये जो विधायक जो बने हैं इनके कारण कुछ फायदा कांग्रेस को थोड़ा बहुत फायदा होगा, या जितने मार्जिन से पिछली बार हारी थी वही स्थिति बनने वाली है? देखिए, एक इसमें जो अगर मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि जिस तरह से इसने बाकी जगहों पर जहाँ बीजेपी चुनाव जीत, उसके जो पार्लियामेंटर थे, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, चाहे रीति पाठक हो, चाहे राकेश सिंह, जिनको विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद वहाँ से बदल दिया गया। अगर मुझे लगता है कि अगर जिन सीटों पर लोकसभा के सांसदों को बीजेपी ने लड़ाया था, अगर उनको बदल देते तो माहौल दूसरा होता। फग्गन सिंह कुलस्ते पिछले कई साल से वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे। फग्गन सिंह की इमेज धीरे धीरे जो एक आम आदमी होता है, क्योंकि इमेज धुंधली हुई है, और बीजेपी को अगर नुकसान होगा तो सिर्फ वही नुकसान होगा। मरकाम एक अच्छे नेता हैं, मैदानी नेता हैं। जो काम आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले फग्गन सिंह कुलस्ते किया करते थे, या आपको याद होगा ओम प्रकाश ध्रुवे किया करते थे, वही अंदाज अब मोहन सिंह मरकाम वगैरह का हो गया है। और ये निश्चित रूप से बीजेपी के लिए थोड़ा नुकसानदायक हुआ, लेकिन ये तय है कि आदिवासी इलाका है, संघ वहाँ लगा हुआ है, आरएसएस की बैकिंग वहाँ लगी हुई है, संघ के तमाम लोग करके, आदिवासी का जो ट्राइबल संघ इनका कांग्रेस का वो भी बीजेपी का वो भी काम कर रहा है। तो जिस तरह से अंदरूनी इसमें काम होती है, उससे ये मान सकते हैं कि इसमें बहुत सारे मुद्दे सिर्फ और सिर्फ वर्तमान जो दिखाई पड़ा उसके आधार पर नहीं होंगे। जी, बालाघाट का विश्लेषण रह गया था, बालाघाट को लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, बालाघाट में बीजेपी ने अच्छी बात ये की है कि दोनों जो बिसेन फैमिली, दोनों, चाहे गौरीशंकर बिसेन हो चाहे ढाल सिंह बिसेन हो, दोनों को इस बार टिकट से वंचित कर दिया। अगर ढाल सिंह बिसेन को दोबारा टिकट मिलता, ढाल सिंह बिसेन बहुत सज्जन आदमी है, तो स्वाभाविक रूप से गौरीशंकर बिसेन का पूरा परिवार सैबोटेज करता है, ये हमेशा मैं मानता हूँ। लेकिन चूंकि गौरीशंकर बिसेन ने उनकी बिटिया मौसम को टिकट देने की बात चली, दोनों को टिकट नहीं मिला, ढाल सिंह बिसेन को भी काट दिया। नया लाया गया प्रत्याशी, वो भारतीय पार्टी बहुत अच्छा काम करती है, वो महिला उसमें बहुत सक्रिय रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ जो पमार वोट बैंक है, वो पमार वोट बैंक बीजेपी के साथ अगर खड़ा होता है तो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा मिला होगा। वहाँ फुल जाति है, अगर बिसेन दोनों एक हो जाते हैं, वो बिसेन पार्टी के लिए काम करते हैं, पमार जाति जो है वो अगर काम करती है बीजेपी के लिए, तो बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा। और फिर मोदी का एजेंडा तो मोदी का एजेंडा है। कांग्रेस को वहाँ नुकसान जो होगा वो सिर्फ ये होगा कि जाति समीकरण जो है वो कांग्रेस के साथ बैलेंस नहीं, भले उसने सीटें ज़्यादा जीती हैं विधानसभा में, लेकिन आज भी कांग्रेस के साथ बैलेंसिंग नहीं हो पा रहा वहाँ की जाति समीकरण। जी अजय जी, अपने लगभग सारी सीटों पर हमने चर्चा कर ली है। एक महत्वपूर्ण जो मैं बात समझना चाहता हूँ कि पिछला जो वोटिंग परसेंटेज था, यदि वो परसेंटेज बढ़ता है, जैसा कि जिस तरीके के प्रयास राजनीतिक दल भी कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी कर रहा है, और जागरूक मतदाता भी अब वोट देने के प्रति जागरूकता दिखाते हैं, यदि वोट परसेंट बढ़ता है तो क्या स्थिति आपको बनती नजर है, और यदि वोट परसेंट कम होता है तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए सुशील जी, आज से 10 साल पहले जब अपनी बात करते थे तो बहुत सारे मुद्दे होते थे कि वोट परसेंट बढ़ रहा है तो उससे कैरेक्टर दिखाई पड़ता है, एक चुनाव का चरित्र दिखाई पड़ता है। लेकिन नया मतदाता जो 18 साल से, उसको ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, उसने पुराना जमाना देखा नहीं है। नई टीम जो है, नई जो, इसलिए आप देखिए कि लगातार चुनाव आयोग हो या कोई भी हो, जो नई जनरेशन है जो 18 साल में अब हो रही है,
उसको वोट डालने के लिए कर रही है, वो वोट डालने अगर वो जाता है तो डिसीजन लेगा, और उसका डिसीजन कई बार नेशनलिज्म के आधार पे होता है, वो बाकी चीज़ों पर भरोसा नहीं करता। इसलिए अगर वोट शेयर बढ़ता है, ये वोटिंग बढ़ती है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका फ़ायदा कोई एक पार्टी को मिल पाएगा, क्योंकि दोनों तरफ की पार्टियाँ उनसे जो वोट डलवा ले, अगर उसको वोटिंग स्टेशन तक पहुँचा, पोलिंग सेंटर तक पहुँचा देते हैं और वोट डालते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसका फ़ायदा उस पार्टी को या उन लोगों को मिल पाएगा जिन्होंने फोर्स करके प्यार से तमाम रणनीति के साथ लोगों को वोट बैंक तक पहुंचाया है। वो वोट बैंक जो लगातार कई सालों से वोटिंग करते आ रहे हैं, और उसमें नई जनरेशन की वोटिंग जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा देगी। जी अजय जी, एक आखिरी सवाल हो रहा है, एक विश्लेषक के तौर पे आप क्या देखते हैं? कांग्रेस ने महंगाई का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र भी जारी किया, बीजेपी की भी आपने सरकार के तमाम काम काज देखे, मोदी का जो है गारंटी को देखा। आपको क्या लगता है कि ये मुद्दे जो कांग्रेस ने महंगाई बेरोजगारी मुद्दा, ये आपको फील्ड में नजर आया कि क्या इस मुद्दे पे भी मतदाताओं ने कुछ मूल्यांकन किया है, या मुद्दे कुछ और ही हैं जो हम भी नहीं समझ पा रहे? क्या भाई देखिए, हम लोग जब पहले के चुनाव देखे थे, जो नारे हुआ करते थे वो नारे की जनता तक पहुँचते शुरू भाई। इसलिए आपको याद होगा कि बार बार उस जमाने में, आज से 50-25 साल पहले, 30 साल पहले जब चुनाव होते थे, कितने बढ़िया नारे लगे करते थे, बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अब वो नारे नहीं दिखाई पड़ते, बात वही कह रहे हैं ये लोग, बात करने का ढंग अलग है, अंदाज अलग है, टचिंग नहीं हो रहा है, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। तो ऐसी स्थिति में लोग जब टेलीविजन पर देखते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी को देखें, राहुल गांधी को देखें, उसके आधार पर कंपेयर कर लेते हैं, और बहुत लोकल स्तर पर फिर वो प्रधान जी जो सरपंच साहब होते हैं, पंच साहब होते हैं, उनके आधार पर फैसला होता है। वो एक मोटिवेशनल, और बीजेपी या बाकी जो पार्टी में बड़ी अच्छी बात की है कि जो मोटिवेशनल लोग हैं, जिन्हें कि हम पत्रकारिता की भाषा में हम लोगों ने कम्युनिकेशन में पढ़ा, ओपिनियन लीडर्स को भूमिका तय करते हैं, वोट उसी आधार पे आज भी पढ़ते हैं हिंदुस्तान में। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरा जो है कि एजेंडा व्यक्ति तय करता है, सबको देख करके, हमारा ये जो चैनल पर हम अभी चला रहे हैं डिस्कशन, इसको देख करके एजेंडा तय होगा, और उसी आधार पर वोटर फैसला करता है। वोटर अब उन घोषणा पत्र वगैरह के आधार पर फैसला नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने बहुत अच्छे से इन 6 सीटों का विश्लेषण किया और बताया कि किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा, और वोट के परसेंटेज बढ़ने और न बढ़ने का अब वो वैसा असर नहीं होता। ये बहुत दर्शकों को, मुझे लगता है कि इन 6 सीटों के बारे में बहुत अच्छा विश्लेषण सुनने को मिला है। स्वराज डिजिटल इसी तरीके से आपके पास समय समय पर इन्हीं मुद्दों को लेकर आता रहेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।